नमस्कार। भाई आजकल दुनिया में जो चमत्कार चल रहे हैं युद्ध के ऊपर, और जो वर्तमान में चीज़ चल रही है, एक दुनिया का भगवान है महाशय ट्रंप जी, और एक दूसरे भी एक थोड़ा छोटे वाला भगवान है नेतान्याहू जी। इन्होंने ईरान के ऊपर युद्ध छेड़ रखा है अब काफ़ी टाइम हो गया, और उस युद्ध के कारण से जो चीज़ें दुनिया में घटित हो रही हैं वे बड़ी अद्भुत हैं। भारत का जो रोल है इसमें होना चाहिए, भारत का तो चलो इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाई अभी तक के तरीके से ईरान के जो खुमैनी साहब थे उनकी मौत के बाद दो शब्द तरीके से बोल दें। ईरान भारत का बहुत लंबे समय से व्यापारिक साझेदार रहा है, और भारत ने अपना तेल बहुत अधिक मात्रा में बहुत लंबे वर्षों तक ईरान से ही खरीदा है। वर्तमान सरकार ने उसमें अपनी कुछ नीतियां चेंज करती, हो सकता है कि विभिन्न तरह के दबाव हों। देखिए, दबावों की राजनीति चलती है, तो दबाव हो सकते हैं कि इतने बड़े रहे हों कि हमारे देसी जो भगवान हैं उनको जो दुनिया के भगवान हैं उसके सामने थोड़ा बहुत झुकना पड़ जाए। देखो, ताकत के सामने सब कोई झुकता है, अब ताकत जिसके पास है वो झुका लेगा। तो ईरान को झुकाने की कोशिशें चल रही हैं, और वही बहाना है जो पहले इराक के ऊपर बहाना था कि भाई उनके पास परमाणु हथियार हैं। भाई परमाणु हथियार तो तुम्हारे पास भी हैं, इजराइल के पास भी हैं, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो तुम दोनों देशों के ऊपर सारा संसार मिलकर हमला कर दे कि भाई तुम दुनिया के लिए ख़तरा हो। और ये साबित भी हो रहा है कि दुनिया के लिए ख़तरा कौन हो सकता है। फिर जो सबसे ज़्यादा आतंकवादी देश है दुनिया का, पाकिस्तान, उसके पास भी 180 या 90 के आसपास परमाणु बम पड़े हुए हैं। उस पर कब हमला होगा भाई, वो दुनिया के लिए वास्तविक तौर पर ख़तरा है, भारत के लिए तो ख़ास तौर से। तो उस पर जब युद्ध हो रहा था तो दुनिया के भगवान ने उस पर युद्ध को रुकवा दिया, देसी भगवान को कहकर हमारे। अब ईरान के साथ हो गया है, तो ईरान को वे लोग नेस्त नाबूद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब ये दुनिया को ये देखना है कि भाई विश्व की अर्थव्यवस्था क्या एक पक्षीय होकर ही चलेगी? एक ही देश विश्व की अर्थव्यवस्था को डिक्टेट करेगा? अगर ऐसा ही चलेगा तो दुनिया में लोकतंत्र का, दुनिया में जो स्वतंत्र व्यापार था उसका, और दुनिया के आम जनता की जीवन का जो महत्व होना चाहिए उसका आगे चल करके क्या होगा? सब जानते हैं तेल का खेल है। ईरान के पास तेल के भंडार हैं, और अमेरिका को तेल के भंडारों में हिस्सेदारी चाहिए, और अमेरिका अपना मध्य एशिया के अंदर अपने प्रभुत्व को और अधिक जमाना चाहता है। सारा खेल तेल का है, उसके बाद डॉलर का है, उसके बाद रशिया और चाइना को कंट्रोल करने का है। ईरान पर अगर विजय मिलती है इनको, और ईरान के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचती है और तेल में उसको समझौता करना पड़ता है, तो अमेरिका की जो मौजूदगी है मध्य एशिया में वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और उसके व्यापारिक हित बहुत ज़्यादा साधित हो जाएंगे। इजराइल उसमें हिस्सेदार बनेगा। क्या इजराइल को वास्तव में इतना खतरा था ईरान के साथ? और अगर मध्य पूर्व के इस्लामिक देश इजराइल को ख़त्म करना चाहते वे सारे मिलकर कभी का कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अमेरिका जिस तरह से इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है, क्या उसके पीछे कुछ फाइलों का भी हाथ है? अमेरिका पहले कभी इतनी मजबूती के साथ खड़ा नहीं होता था कि उसके बिहाव पर युद्ध ही छेड़ दे। पहले चीज़ें होती थी कूटनीतिक तौर पर ज़्यादा होती थी, और सेना की धमकियां भी दी जाया करती थी, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। जबकि ईरान के साथ तथाकथित तौर से बातचीत भी चल रही थी अमेरिका की, और अभी तक चल रही थी 2 दिन पहले तक। फिर अचानक से उस बातचीत को फेल घोषित कर दिया गया, और एकदम से दिन में ही युद्ध कर दिया गया। अब अगर ईरान नहीं झुकता है, मान लीजिए, और युद्ध जारी रहता है, और वे मरने मारने पर आ जाते हैं, तो क्या होगा? अगर वे अपने तेल के कुओं में आग ही दे दें, तब क्या होगा? ये जो एक पक्षीय विश्व का निर्माण चल रहा है,
क्या ये पूरी दुनिया के लिए सही रहेगा? और दुनिया के जो नेता हैं, अब देखो यूरोप के नेताओं ने अपनी असहमति व्यक्त की है बहुत सारी चीज़ों में, और खुल कर के आकर के कहना भी शुरू किया है। ब्रिटेन ने भी साफ तौर पर कहा कि भाई हम इराक वाली गलती नहीं दोहराएंगे। जिस तरह इराक में एक झूठ बोला गया था और नाटो पूरा शामिल हो गया था, ऐसा अब की बार नहीं हो रहा है। नाटो पूरी तरह शामिल नहीं हो रहा है, इसके अंदर अमेरिका और इजराइल ही शामिल हो रहे हैं। अब क्या हो अगर ईरान अपने मिसाइलों के जखीरे को इजराइल पर ही सीमित कर दे, उसको ही नेस्तनाबूद करने के लिए काम शुरू कर दे, या दूसरी जगह ये भी संभव है कि अमेरिका और इजराइल छोटे वाले परमाणु बम, जो छोटे हैं थोड़े, उनको वहाँ डाल दे ईरान के अंदर। कुछ भी संभव है, जब युद्ध होता है तो अब मारना ही ठहरा। तो आम जनता की तो उसमें कुछ चलती नहीं है। अब आतंकवादी हमलों में जैसे होता है, अब ये इसी तरह हो रहा है कि बड़े देश बाकायदा खुले तौर पर आतंकवाद कर रहे हैं अपनी सेना के माध्यम से। तो ये दुनिया में जो राजनीति चल रही है, अर्थनीति चल रही है, ये किस तरफ जा कर के रुकेगी? चलो ईरान को छोटा देश माना गया, ऐसे है नहीं। अगर ये स्थिति चाइना या फिर रशिया के साथ होने लगे, और अगर अमेरिका में दम है, तो क्या वो नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध करने की स्थिति रखता है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास कोई तेल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो वहाँ से कोई व्यापारिक हित का साधन नहीं होता है अमेरिका के, और उसके पास बम भी बना हुआ है और वो फेंक भी देगा। और ईरान के पास कुछ नहीं था और वो सब चीज़ें पहले से जांच हो चुकी थी। तो ये युद्ध करने की असली वजह क्या है? क्या एप्स्टीन फाइल में से अपने नाम को, अपने उस जोर को जो पड़ रहा था उसको कम करने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए काम हो रहा है, या वास्तव में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया नहीं जानती है जिसके पीछे युद्ध हो रहा है? इजराइल एक छोटा सा देश है। अरब देश चाहें या कोई एक ढंग का देश चाहे तो उसको आराम से ख़त्म कर सकता है अमेरिका के बावजूद, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या है कि विश्व के जो नेता हैं वे अमेरिका से इतना भयभीत रहते हैं? अमेरिका जो चाहता है वो करवा लेता है। भारत के संदर्भ में भी भारत ने डील की उनके साथ, उसमें भारत ने ये मालूम होते हुए डील की कि भारत के कृषि क्षेत्र की बर्बादी हो सकती है इस डील से। एक तरफा डील है, सब जानते हैं, उसके बावजूद कर ली इन्होंने। तो अमेरिका के पास ऐसा क्या है? ऐसा क्यों भयभीत होते हैं? पहले के नेता इतने भयभीत नहीं होते थे। वर्तमान पीढ़ी के नेताओं की कौन सी नस दबा रखी है उसने? और इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसने अमेरिका की नस दबा रखी है? क्या इजराइल अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया पर राज कर रहा है? क्योंकि वो अमेरिका से जो चाहता है वो करवा लेता है, और अमेरिका दुनिया में जो चाहता है वो कर लेता है। तो इजराइल इनडायरेक्टली दुनिया में जो चाहता है वो कर लेता है। ऐसा कैसे हो रहा है? दुनिया पहले बहुपक्षीय थी, कई पक्ष थे दुनिया के अंदर, अब नहीं रहे हैं। अब दुनिया एक पक्षीय हो गई है। तो इस एक पक्षीय दुनिया में जो आम जनता के हित हैं, क्या उनकी अनदेखी नहीं होगी? क्या जो छोटे देश हैं, कमज़ोर देश हैं, उनके हितों की अनदेखी नहीं होगी? जिस तरह भारत में विंध्याचल के नीचे के जो खनिज हैं उनको खोदने के काम के पीछे नियम चेंज कर दिए गए, उसी तौर पर ग्रीनलैंड के नीचे जितने खनिज हैं वे अमेरिका को चाहिए। अरे भाई, इतने खनिजों की तुम्हें ज़रूरत पड़ क्या रही है? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? ईरान का तेल आपको चाहिए, आप पूरी तरह से दुनिया के तेल के व्यापार पर एक छत्र आधिपत्य चाहते हैं। क्यों? क्या दूसरों को, जिन देशों में तेल पैदा हो रहा है, जो आपके पिट्ठू नहीं है, उनको तेल बेचने का अधिकार नहीं है? अगर कोई सैनिक शक्ति से कमज़ोर है तो उसकी विदेश नीति और उसकी आंतरिक नीति जो सैनिक शक्ति से मजबूत देश है उनके द्वारा ही तय होगी। तो मध्य काल जो दुनिया का रहा है, जिसको अंधकार युग भी बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर, क्या उस तरफ दुनिया जा रही है? अब ऐसे कैसे दुनिया, विज्ञान का विकास तो हो गया, लेकिन क्या राजनेताओं की मानसिकता में कुछ विकास हुआ है? वे उसी फ्यूडल सिस्टम में जाना चाह रहे हैं, देश के देश। और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ ये माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वे उसका विरोध उस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वे ये जानते हैं कि उनके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। क्या हो कल को उनके ऊपर भी आँच आने लगी तो? जब एक
शेर को मानव रक्त का चस्का लग जाता है तो उसको आदमखोर कहते हैं, वो ढूंढ ढूंढ कर मारता है आदमियों को। जब किसी बड़े देश को अपनी शक्ति का चस्का लग जाए कि वे तेरे सामने कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में सैनिक चीज़ों की धमकी और सैनिक कार्रवाई करने लगता है। क्या अब दुनिया अपने विनाश की तरफ एक कदम और आगे जा रही है? और दुनिया के राजनेता जानते हैं कि ये चल क्या रहा है, लेकिन दुनिया की मीडिया और दुनिया की मीडिया में जिस तरीके से पश्चिम की मीडिया का आधिपत्य है, वे जो चाहते हैं उस तरह का नैरेटिव दुनिया के सामने आता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस का पक्ष सामने नहीं आया, यूरोप ने और अमेरिका के मीडिया ने जिस तरह से पक्ष रखा वो सामने आया। इसके अलावा एक खास बात और है, दुनिया में जो इंटरनेट की सुविधा है उसकी सारी कंपनियां, उन सब चीज़ों की देखभाल करने वाली कंपनियां, चलाने वाली सारी यूएस की हैं, और वे जब चाहें किसी देश को अंधकार में डाल सकती हैं। उनकी सारी सूचनाएं, सारा डेटा, सब कुछ उनके पास होता है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को वे ठप कर सकते हैं। तो क्या समय नहीं आ गया है चाइना की तरह कि हर देश को अपना अपना एक इंटरनेट, अपनी अपनी चीज़ें, जहाँ पर वे अमेरिका की कंपनियों पर आश्रित ना हो, इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। रूस ने अपने यहाँ कर रखा है, चाइना ने अपने यहाँ कर रखा है। क्या दूसरे जो थोड़े से बड़े देश हैं उनको उन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए? ऐसी चीज़ें करनी आवश्यक। कल को अमेरिका भारत को धमकी देने लगे और भारत का सारा काम, आर्थिक और सब चीज़ें यूएस बेस्ड इंटरनेट की सेवाओं पर आधारित है, और वो ये धमकी दे सकता है कि वो ये सब सेवाएं रोक देगा, तब भारत क्या करेगा? क्या अपनी चीज़ों को विकसित करना अब आवश्यक नहीं हो गया है, वो भी तेज़ी के साथ, और अपनी सैनिक शक्ति को भी? हम हथियार उनसे खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? अपने क्यों नहीं विकसित कर रहे हैं? इतना पैसा जो पूंजीपतियों को लोन को माफ़ करने में जा रहा है, वो भारत सरकार अपनी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियों में, अपने R&D में, अपने DRDO को देने में, अपने आप को सेल्फ तौर पर डेवलप करने में, हथियारों में, अपने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो होती हैं मिसाइलें, उनको विकसित करने में, कल को धमकी आने लगे तो हमारे पास ये पावर होनी चाहिए। हम कहें भाई, अगर धमकी देगा तो इतने चीज़ें हम फेंक सकते हैं तेरे ऊपर, इतने बम फेंक सकते हैं, नेस्त नाबूद कर देंगे। क्या वो क्षमता है हमारे पास? ईरान छोटा देश नहीं है, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा है, कल को वो किसी भी देश के साथ हो सकता है। यहाँ धार्मिक चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में धर्म के ऊपर राजनीति नहीं चलती है, अपने अपने स्वार्थों, अपने अपने हित और धन के ऊपर चलती है। हमेशा धन को वे लोग धर्म का चोला ओढ़ाकर पेश करते हैं। कोई धार्मिक मान्यताओं के ऊपर युद्ध नहीं होता है, धन के ऊपर होता है पहले से ही। धर्म की तो आड़ ली जाती है, आज भी वही हो रहा है, पहले भी होता है। राजनीति में जो भी धर्म की आड़ लेगा वो धन के लिए लेगा, कोई धार्मिक विकास नहीं करता है। ईरान में जब तख्ता पलटा गया और वहाँ धार्मिक शासन लागू हुआ तो कितना विकास हो गया वहाँ इस्लाम का, और आम जो जनता है उसका क्या हुआ? चीज़ें तो लगभग वैसी रहती हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जब दुनिया में लाई गई थी कुछ विद्वानों के द्वारा, वे इसलिए लाई गई थी कि भाई धर्म और धन हावी ना हो जनता के ऊपर। लेकिन राजनेताओं के अपने लालच और सत्ता की अपनी एक आवश्यक बुराई जो होती है वो हमेशा रहेगी। जनता तो अपने जीवन यापन में रहती है लगी हुई, और जनता को हमेशा ढाल बना करके और जनता का शोषण करके राजनेता ऊपर जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में यही हो रहा है। अब जो ईरान के आम लोग मारे जा रहे हैं या जो दूसरे देशों के आम लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से क्या लेना देना है कि भाई तेल किसका होगा? अब ईरान में स्कूल पर, बच्चियों के स्कूल पर जो बम विस्फोट कर दिया गया, मिसाइल छोड़ दी गई, या ऐसे ही इजराइल में या फिर दुबई में या फिर यमन में या फिर कुवैत में जो हो रहा है, क्या वहाँ आम नागरिक नहीं मारे जा रहे हैं? आम नागरिक की जान की कुछ कीमत है इनकी नज़र में या नहीं है? तो ये राजनेता दुनिया को कहाँ ढकेल रहे हैं, ये दुनिया के आम नागरिकों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की तो औकात कुछ नहीं है। वैसे तो बहुत बड़ी औकात है, लेकिन इनके सामने क्या? ये
देखो, ट्रम्प जो कह देगा भारत के राजनेता वो ही करेंगे, और ख़ास तौर पर जो वर्तमान हैं उनके तो विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ट्रम्प इतना शक्तिशाली है कि भाई वो तो सबसे काम ले लेगा। तो ये तो दुनिया को सोचना होगा चल क्या रहा है। अब अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो किसी राजनेता पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आम जनता को ही सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो आम जनता को तैयार रहना है कि भाई युद्ध होगा तो वही लोग मारे जाएंगे, चाहे सैनिक रूप में हो चाहे आम जनता के रूप में हो। अब ये तो दुनिया को सोचना होगा। धन्यवाद।